हाँ, तो आज हमने करना है, देखो कल इतनी सारी चीजें कर ली हमने, ठीक है। अब है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल कौन सा? 86, रूल 86। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये आपका एक लेजर मेंटेन होगा। देखो क्या होगा, एक ये हर रजिस्टर्ड बंदे का होगा कॉमन पोर्टल पे। तो हमने बात की थी जीएसटीआर 2B की। हमने किसकी बात की थी? जीएसटीआर 2B की। सारी जितनी आपने परचेज की वो सारे बिल कहाँ जाएंगे? आपके 2B में आ जाएंगे। सबके बिल कहाँ जाएंगे? 2B में आ जाएंगे। यहां अमाउंट बन गया आपका 1,00,000 रुपए इनपुट। कितना बन गया? 1,00,000 रुपए आईटीसी बन गया। तो वो कहता है कि देखो ये आपका जो रजिस्टर मेंटेन किया है ना हमने, इसमें बैलेंस आ गया। कहां से आ गया? 2B के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B हमने इसमें बैलेंस क्या कर दिया, इसमें अमाउंट बना दिया। ये बन गया अमाउंट। इस अमाउंट को आप कहां यूज कर सकते हो? कोई बता सकता है? वही बात है, जो आपका आउटपुट टैक्स रहेगा, सिर्फ उसके अगेंस्ट में आप एडजस्ट कर सकते हो। ये जो अमाउंट रहेगा इसको आप कहां नहीं कर सकते? इंटरेस्ट में नहीं कर सकते, कोई लेट फी लगा है वो नहीं कर सकते, कोई पेनल्टी वगैरह कुछ भी है आप उसको वहां एडजस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ कहां एडजस्ट कर सकते हो? इस टैक्स, जो आपका आउटपुट टैक्स रहेगा उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसको एडजस्ट कर सकते हो। समझ गए? यहां यूटिलाइज कर सकते हो, वो भी किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 49 ब्रैकेट 5, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? इसको एडजस्ट करोगे। राणा समझ आ गया? ठीक है, पढ़ो एक बार जरा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शेल बी मेंटेन फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द कॉमन पोर्टल। On the common portal, input tax credit available to him on the basis of GSTR 2B shall be credited to this ledger. The registered person can utilize such credit as per provision of section 49 bracket 5, but it cannot be used for payment of other dues or for payment of any tax under reverse charge. रिवर्स चार्ज के लिए भी नहीं कर सकते। रिवर्स चार्ज के लिए हमने क्या बोला था? गवर्नमेंट ने बोला भैया सामने वाले को भी तो देना ही था तुमने, हमें दे दो। सीधी सी बात है। द बैलेंस अवेलेबल इन दिस लेजर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड, बट इट्स रिफंड इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन 2 केसेस। एक तो जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। मतलब जब बेच रहे हैं तो 5% लग रहा है, खरीद रहे हैं तो 18% लग रहा है, या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो देखो तब आपको रिफंड मिल सकता है, वरना देखो रिफंड नहीं मिलेगा। आप जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक। समझ गए? और तुम मर जाओगे, तुम्हारा क्रेडिट लेजर नहीं मरेगा, चलता रहेगा। क्लियर? ठीक है, ओके। तो क्रेडिट लेजर समझ आ गया? नहीं आया? अब देखो कुछ ना कंडीशन है। क्या कह रहा है? हु कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड व्हाट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन रिस्ट्रिक्शन बी इम्पोज्ड अंडर द सीजीएसटी रूल्स 2017। देखो या तो कमिश्नर करेगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? कई बार वो क्या कर देते हैं, आपका आईटीसी ब्लॉक कर देते हैं, जो आप यूज नहीं कर सकते। तो रिस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? या तो कमिश्नर करेगा, या उसने किसी ऑफिसर को ऑथोराइज्ड किया है तो वो करेगा। पर ये जो ऑफिसर होगा वो असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कर सकता है? रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है आपके आईटीसी पे। कब कब कर सकता है? पहला पॉइंट, भाई आपके पास जो है इनवॉइस नहीं है, डेबिट नोट नहीं है। समझ गए? इनवॉइस नहीं है या डेबिट नोट नहीं है तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको आईटीसी, मैंने आपसे कोई सामान खरीदा और आपने क्या किया, मेरे नाम का बिल काट दिया और मेरे पास वो बिल नहीं है, तो वो मुझे आईटीसी अलाउड नहीं है। हालांकि अगर मेरे जीएसटीआर 2B में आ रहा है तब भी नहीं ले सकते वैसे तो, ठीक है। आपके पास इनवॉइस होना जरूरी है, और खाली इनवॉइस होना भी जरूरी नहीं है भाई साहब, आपके पास सामान भी होना चाहिए, गुड्स भी आना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, द पर्सन अवेलिंग आईटीसी डू नॉट पोसेस टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है।
ना आपके पास डेबिट नोट है, ना आपके पास टैक्स इनवॉइस है, तो भैया आपका जो आईटीसी है वो भूल ही जाओ, समझ लो। ठीक है, आपको देखो, न सामान आया आपके पास, न गुड्स आया, खाली बिल लेके आ गए, तब भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ गए? न सामान आया, न सर्विसेज लिया आपने, न गुड्स ली, न गुड्स लिए और ना सर्विसेज लिए, खाली क्या ले लिया? बिल ले लिया। आईटीसी इज नॉट अलाउड। गॉट इट? समझ गए? इसका मतलब पहले हम एक क्या बात बोल सकते हैं, इनवॉइस भी होना चाहिए और सामान भी आया होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो, ऐसा बंदा इनवॉइस इशू कर रहा है जो दीन दुनिया में है ही नहीं, जो रजिस्टर्ड प्लेस से अपना बिजनेस कर ही नहीं रहा है। कहने का मतलब है, तुमने कोई इधर उधर का एड्रेस डाला, एक फर्म बना दी, ठीक है, बाहर बोर्ड लगा दिया, यहाँ सभी आइटम के बिल तसल्ली बख्श काटे जाते हैं, आप जीएसटी पे। ठीक है, तो कहने का मतलब तुम तो एग्जिस्ट करते ही नहीं हो ना, तुम्हारा कोई बिजनेस है ही नहीं। समझ गए? तो फिर अगर तुम ऐसा भी कोई बंदा अगर इनवॉइस इशू कर रहा है, तो भी उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। या जिस बंदे को इनवॉइस इशू किया है वो बंदा दीन दुनिया में है ही नहीं, है ना? तुमने भी वही काम कर रखा है, एक फर्म तुमने यहाँ खोल रखी है, तुमने बोल रखा है भैया यहाँ तसल्ली बख्श काटे जाते हैं सभी आइटमों के बिल। ठीक है, और तुमने किसी बंदे से क्या कर दिया, सामान बिल ले लिया, तो भैया इस पे भी तुम्हें भी आईटीसी फिर भी नहीं मिलेगा। मतलब दीन दुनिया में दोनों बंदे होने चाहिए, बिल काटने वाला भी और बिल कटवाने वाला भी। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब वो कहता है कि देखो, जैसे कमिश्नर ने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, अगर उसे लगता है कि नहीं यार सब कुछ ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर वो क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन हटा सकता है। अगर उसे लगता है कि ही फाइंड्स इट टू बी बोनाफाइड, अगर बोनाफाइड लग रहा है उसको, यहाँ भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपका आईटीसी आप यूज कर सकते हो। सपोज उसने एक पहले रिस्ट्रिक्शन लगा ली थी कि आप यूज नहीं कर सकते, बाद में तुमने गए और वहां पे बात बात की और फिर उनको उनके हिसाब से जो चाहिए था वो दे दिया, तो फिर वो बोल सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप यूज कर लो उसे, आई एम सेटिस्फाइड कि डीलर जो है सारा काम जेन्युइन तरीके से कर रहा है और वो आपको आईटीसी अलाउड कर देंगे। ठीक है, अगर ये एक साल तक बोल रहे कुछ नहीं करते, तो एक साल तक अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो ये क्या मान लिया जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी, वैसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? अगर कमिश्नर ने एक साल तक कुछ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, इफ नो डिसीजन इज टेकन विद इन अ ईयर, द रिस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट। ठीक है, मतलब उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये चीज समझ आई, रूल 86A। हाँ, यहाँ में कोई डाउट? दीपराज, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलो एक बार वैसी कंडीशन बताओ जरा, क्या क्या कंडीशन है, कब कब आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन कब कब इम्पोज की जा सकती है। पहले तो करेगा कौन, कमिश्नर करेगा, या फिर उसके द्वारा ऑथोराइज कोई ऑफिसर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे ना हो। ठीक है, ऐसे ही तुमने बोल दिया कि अपने पियोन को कि जा यार जरा उसको चमका के आ जा। ठीक है, तो अब कब कब रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, अगर आपने सामान लिया है और आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने इनवॉइस ले लिया, सामान लिया ही नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे बंदे ने बिल काट दिया जो दीन दुनिया में है ही नहीं, खाली वैसी फर्म बना रखी है, आईटीसी नहीं मिलेगा। ऐसे बंदे को बिल काट दिया जो दीन दुनिया में है ही नहीं, खाली वैसे ही बना रखा है, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ऑफिसर को लग गया कि हाँ भाई तुम जेन्युइन बंदे हो, कब लगेगा, जब तुम जाके मत्था टेक के आओगे, तो फिर लगेगा हाँ भाई तुम जेन्युइन बंदे हो, तुमने सही रिप्लाई कर दिया है बढ़िया तरीके से, फाइल में वजन है, तो तुम्हारा आईटीसी अलाउ हो जाएगा। ठीक है, नहीं मतलब हंस करो, फाइल में वजन मतलब पूरे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और अगर एक साल तक कुछ नहीं होता तो कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, तो जो आपकी रिस्ट्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर? फाइल में वजन बहुत जरूरी है।
अच्छा एक और है, एक तो ये बोला हमने रेस्ट्रिक्शन लग गई, कुछ कंडीशन है यूज करने के लिए। कौन सा रूल था ये? ठीक है, अब 86B भी है एक, ये भी बात करता है रेस्ट्रिक्शन की। किसकी बात करता है? रेस्ट्रिक्शन की। पर ये कुछ और बात करता है थोड़ी सी, देखो क्या बात करता है। सपोज करो हमारा आउटपुट टैक्स है, पहली बात तो किसके लिए बात कर रहा है? जिसकी मंथली सेल, मंथली सेल कितनी है, ज्यादा है आपकी 50 लाख से। ठीक है, 50 लाख से ज्यादा आपकी सेल है तब ये रूल अप्लीकेबल है। ठीक है, अगर मंथली सेल आपके 50 लाख से ज्यादा है तो ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल है। क्या रूल है? सपोज आपका आउटपुट टैक्स है 1 लाख रुपए, आपका आउटपुट टैक्स है 1 लाख रुपए, और आपका आईटीसी है 2 लाख रुपए। आईटीसी कितना है? 2 लाख रुपए। बताओ टैक्स भरना बन रहा है? एडजस्ट हो जाएगा ना? पर नहीं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको सिर्फ 99% एडजस्ट करना है। आपकी जो आउटपुट लाइबिलिटी है उसका 99% आप आईटीसी से एडजस्ट करोगे। ठीक है, ये वाला जो परसेंटेज रहेगा वो आप यहाँ से करोगे, बाकी जो 1% है वो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। आपको कैश में पे करना पड़ेगा, मतलब 99,000 रुपए तो ये यहाँ से एडजस्ट कर लेगा, बाकी आईटीसी कितना हो जाएगा इसका, अगले कैरी फॉरवर्ड 1,01,000 ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो जहां 1,000 रुपए जो डिफरेंस बचेगा वो उसको क्या करना पड़ेगा, कैश में पे करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर? मतलब कितना परसेंट? 99% आप यूज कर सकते हो, 1% आप यूज नहीं कर सकते। 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। पर इसकी एक और कंडीशन है, वो कह रहा है देखो ऐसा है, सपोज करो आपने अप्रैल के महीने में, ठीक है, आपका था, ये आपने कैश में पे किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अप्रैल के महीने में आपकी सेल थी सपोज करो 1 करोड़। ठीक है, और कैश में कितना भरना है हमने, कम से कम 1% भरना है ना, तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है, मई के महीने में सपोज आपकी सेल थी 1 करोड़, और यहाँ आपकी कैश में लाइबिलिटी बन गई 3 लाख। यहाँ आपकी कैश में लाइबिलिटी कितनी बन गई, 3 लाख रुपए। अब जून में आए आप, यहाँ आपकी सेल हो गई 2 CR। ठीक है, तो वैसे देखो नियम के हिसाब से क्या कहता है, नियम के हिसाब से ये कहता है कि 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। पर वो कह रहा है कि आप ऐसे भी देखो ना, 1 करोड़, 2 करोड़ और 2 4 करोड़, यहाँ पे कितनी होगी टोटल, 4 करोड़। कितना हमने बोला पे करना है, 1% पे करना है। इसका कितना बनता है 1%, 4 लाख बनता है। कितना बनता है, 4 लाख। पर अगर आप 4 लाख पे कर चुके हो ऑलरेडी कैश में, देखो एक यहाँ कर दिया, 3 यहाँ कर दिया, 4 लाख हमने पहले ही पे कर दिया कैश में, तो आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका जितना आईटीसी है सारा एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या करना चाह रहा हूँ कि भाई आप देखो कम्युलेटिव करो इसको, अगर इन टोटल आपने उतना पे कर दिया है, इसका 1% पे कर दिया है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है कैश में। अगर आपका आईटीसी है तो आप पूरा का पूरा एडजस्ट कर लो। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट इस पॉइंट में? पक्का? नहीं? अब आगे ये बताऊंगा मैं कि ये रूल किन बंदों पे नहीं लगेगा, ये रूल किन बंदों पे नहीं लगेगा। देखो तब भी देनी पड़ेगी, हाँ। ठीक है, तो अब देखो, अब ये रूल किस पे नहीं लगेगा, ये रूल किस पे नहीं लगेगा, ये रूल किस पर नहीं लगेगा। देखो पहला कहता है जिस बंदे ने पिछले 2 साल में 1 लाख रुपए इनकम टैक्स भरा हो, 1 लाख रुपए एक साल में, 1 लाख रुपए कम से कम कितना भरा हो, 1 1 लाख रुपए हर साल इनकम टैक्स भरा हो पिछले कितने सालों में, 2 सालों में। 1 लाख रुपए इनकम टैक्स भर लिया पिछले साल, उससे पिछले साल भी 1 लाख रुपए इनकम टैक्स भर लिया, तो ये रूल आपके लिए नहीं लगेगा। दूसरा कहता है कि अगर पिछले साल में आपका 1 लाख रुपए जीएसटी रिफंड आया है, 1 लाख रुपए क्या आया है, रिफंड आया है, चाहे जीरो रेटेड पे हो या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे हो, किसी भी वजह से आपका वापस आया है, अगर आपका 1 लाख रुपए रिफंड आया तो भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो इन दोनों के लिए क्या है, नहीं है,
एप्लीकेबल नहीं है। किन दोनों के लिए? या तो आपने पिछले 2 सालों में 1-1 लाख रुपए जीएसटी भरा हो, या फिर आपका 1 लाख रुपए रिफंड आया हो। समझ आ गया? इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट इसमें? और किसके लिए? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कोई, ठीक है? वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी, स्टेचुटरी बॉडी। तो भैया देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो फिर वो क्यों भरेगा, है ना? वो कह रहा हमने तुम्हें लगाया है, तुम हमें लगा लो काम पे, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो ये नहीं, ये वाले अब भी आपको पता चल गया, रूल 86 बी भी पता चल गया। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत, अगर नहीं है कोई दिक्कत तो आगे सुनो। अब हम बात करेंगे कैश लेजर के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? कैश लेजर के बारे में, ठीक है? हर बंदे का कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसे पूरा लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये जो मेंटेन होगा, ये कहाँ होगा? पीएमटी 05 में। पीएमटी 05 में। इसको ढंग से लिख दो, मैं, तुम बोलोगे 5 है कहाँ से, ये बता दो। पीएमटी 05 में। अच्छा, अगर हमने अमाउंट ट्रांसफर करना था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो कौन सा फॉर्म भरना था? पीएमटी 09, वेरी गुड। पीएमटी 05 कैश लेजर मेंटेन करना है। एक आता है पीएमटी 06, ये है आपका चालान जो आपने पे करना है। ये क्या है? चालान है जो आपने पे करना है। मतलब आप जो जीएसटी की पेमेंट करोगे वो इस चालान में करोगे। जीएसटी की पेमेंट करने के लिए पीएमटी 06, जो आपका कैश लेजर मेंटेन होगा वो पीएमटी 05 में। क्या होता है कि जैसे आपने कोई चालान बनाया, आज आप चालान जनरेट करते हो, वो 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए वैलिड रहता है वो। 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर में इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? पहले कितने डिजिट होते हैं इसमें? 14 डिजिट होते हैं। कितने? 14। उसे बोलते हैं सी पिन। क्या बोलते हैं उसको? सी पिन, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? उसके बाद जो है जब पेमेंट हो जाती है तो इसमें 3 डिजिट और बैंक ऐड कर देता है, उसे बोलते हैं सिन। फिर क्या बन जाता है? ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर टोटल कितने डिजिट हो जाते हैं? 17, ठीक है? क्लियर? पेमेंट के बारे में यही चीजें लिखी हुई हैं, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और बाकी इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। समझ आया ये? बहुत हो गया यार, फॉर्म तो बहुत हो गया, फॉर्म कौन गिनेगा इतने? हमारे पास तो देखो पीएमटी 09, पीएमटी 06, पीएमटी 05, 3 ही हमने करना है? हाँ, फॉर्म भी आपको दे रखे हैं, पीएमटी 06 दे रखा है, पीएमटी 09 दे रखा है, और पीएमटी 05 है। बाकी अगर और आप सारे याद करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप जाएं GOOGLE.com लिखें और उसमें लिखें लिस्ट ऑफ पीएमटी फॉर्म्स, ठीक है? भाई, पेमेंट से रिलेटेड पीएमटी वाले, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आरईजी वाले, ठीक है? और कंपोजिशन वाले सीएमपी वाले थे कुछ, है ना? और वैसे ही अपने और भी जितने फॉर्म रहेंगे, रिटर्न वाले जीएसटीआर से शुरू हो रहे थे, ठीक है? जीएसटी रिटर्न करके, तो ऐसे अलग अलग चैप्टर के अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हमारी बात हो जाती है पूरी, यहाँ पे हमारी बात हो जाती है पूरी। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस चैप्टर को जितना हमने किया, बस एक बार फटाफट फटाफट रिवीजन करेंगे और फिर बात खत्म करेंगे, ठीक है? देखो, रूल हमने 85 पढ़ा, किसके लिए था? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी वाला, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। अनुज, बताओ जरा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में कुछ।
बताओ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होता है? 86A किसका था? कंडीशन जो हमने बोली थी ना। और 86B किसके लिए था? जो रिस्ट्रिक्शन 1% वाली जो थी। ठीक है, हम बात करेंगे ऐसे। 87 किसके लिए था? कैश लेजर के लिए, अभी तो पढ़ा था हमने। और 88B किसके लिए था? इंटरेस्ट के लिए। ये रूल पढ़ेगा हमने। हाँ बताओ, चलो एक एक करके पॉइंट पे बात करो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। हाँ आकाश। मेंटेन होता है, ठीक है। कहाँ से एंट्री आती है इसमें? है, इसमें एंट्री आती है GSTR 1 से। और क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर में कहाँ से एंट्री आती है? 2B से। कंडीशन क्या क्या थी भाई? इनवॉइस होना चाहिए, माल भी होना चाहिए, दीन दुनिया में होने चाहिए दोनों बंदे, है ना। अगर कमिश्नर ने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो 1 साल तक अगर कोई डिसीजन नहीं लिया तो वो तो खत्म वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा, अगर उसे लगा कि नहीं यार तुम ठीक हो, जेन्युइन बंदे हो, तो वो रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी। ठीक है। 1% वाली रिस्ट्रिक्शन क्या थी? कि आप अपनी आउटपुट लाइबिलिटी का सिर्फ 99% ही ITC से एडजस्ट कर सकते हो। 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा। पर अगर आपने इन टोटल जो है कम्युनिटी अगर आप करके देखते हो एग्रीगेट, अगर आपने 1% से ज्यादा पे कर दिया कैश में, तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था? अगर आपने पिछले 2 सालों में 1-1 लाख रुपए इनकम टैक्स दोनों साल में भरा है, या फिर आपका 1 लाख रुपए रिफंड आया है, तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद है तो फिर उसके लिए भी नहीं है। ठीक है, कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या था? कैश लेजर। कैश लेजर कौन सा फॉर्म में मेंटेन होता है? PMT-05 में। पेमेंट कौन से चालान में होती है? चालान का नंबर क्या है? PMT-06। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना हो तो PMT-09। वेरी गुड। अच्छा, इंटरेस्ट कितना परसेंट? 18% है पर एनम। 18% पर एनम। ठीक है। बाकी चीजें हमने पढ़ी ली थी उसमें। कब से लगेगा? जिस दिन आपने ड्यू था उसके अगले दिन से गिनना शुरू कर दो। अगर आपने रॉन्गली अवेल कर दिया है तो जब से आपने उसे यूटिलाइज किया था, यूटिलाइज करने की डेट क्या थी? या तो आपने जो रिटर्न भरी है वो डेट, या रिटर्न की ड्यू डेट, दोनों में से जो पहले है, तो वो यूटिलाइजेशन की डेट मानी जाएगी। और जहां तक आप उसको रिवर्स नहीं कर देते तब तक आप उसका उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना ही था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त।